नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम लुभावने वादों का दौर जारी है। सभी दल अलग अलग तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के जतन में लगे हैं। महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब युवाओं को साधने के लिए उनके लिए वादों का पिटारा खोल दिया। नौजवानों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में फिर से खुद को उभारने में लगी कांग्रेस ने महिलाओं और युवाओं पर दांव सबसे ज्यादा लगाया। उनके लिए घोषणाओं की बौछार कर दी है। इस वक्त यूपी में कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह से खुद को एक राजनीतिक दल के तौर पर नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर उभारना है। उसके लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का एक नारा भी बुलंद किया। 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया गया। कांग्रेस के पहले महिलाओं के लिए कई लोक लुभावने वादे किए हैं ताकि प्रदेश की आधी आबादी के साथ खुद को खड़ा कर सके, खुद को एक मजबूत स्थिति में लाए। और अब कांग्रेस ने यूपी में युवाओं पर भी दांव लगाया। युवाओं के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है। साथ ही 1.5 लाख शिक्षकों के पद को भरने की घोषणा की है। एक तरफ जहां कांग्रेस युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी इशारा कर रही। कांग्रेस के लिए यूपी में वही मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं क्योंकि वही एक बड़ा चेहरा है। बड़ी बहस में चर्चा आज इसी मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस महिलाओं के जरिए मजबूत होगी। युवा और प्रियंका गांधी के चेहरे के बदौलत खुद को उत्तर प्रदेश में साबित कर पाएगी या नहीं। तो युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिए। दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उन प्रियंका गांधी को आपने सुना। प्रियंका गांधी जो कि कह रही हैं कि बहुत दिक्कतें हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इसलिए उनसे ही बातचीत करके यह रिपोर्ट तैयार की गई और उसे घोषणा में तब्दील किया गया है, घोषणा पत्र के जरिए। अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस इसके जरिए अपने आप को मजबूत कर पाएगी, क्योंकि विपक्ष के और दल या फिर सत्ताधारी दल बीजेपी ये कहती है कि यहां पर तो ये घोषणाएं आप कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी आप सरकार में हैं, क्या वहां पर सभी महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है, वहां पर कानून व्यवस्था ठीक है, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से बातें ठीक हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है एसएन सिंह साहब आपका। अभिमन्यु त्यागी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अभिमन्यु आपका। अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। सबसे पहले अभिमन्यु त्यागी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। बौछार लगा दी घोषणाओं की घोषणा पत्र में, क्या लगता है कि इससे कांग्रेस मजबूत होगी? वाकई महिलाओं का भरोसा मिलेगा? युवाओं को जो आपने एक सपना दिखाया उस सपने पर विश्वास करेगा? देखिए, निसंदेह नौजवान कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर विश्वास करता है। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ नौजवान है। जब देश आजाद हुआ तो 99% देशवासी नंगे पांव थे। आज भारत में सैटेलाइट तक बन रही है। नवरत्न कंपनियों का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया। सेल, घेल, भेल जैसी कंपनियों का निर्माण कराया। चली गई, गरीबी रेखा से ऊपर ले गए करोड़ों लोगों को। तो पूरी नीति बनाई गई। नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किया गया, जहां आज भी 1 करोड़ लोगों से ज्यादा को रोजगार मिलता है ऑन रोल। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 20 लाख नौकरियां देंगे, जिनमें 8 लाख नौकरियां महिलाओं की होंगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी काबिलियत के तहत नौकरियां दी जाएंगी, नौकरियों का मौका मिलेगा। इसका तो सभी दलों को स्वागत भी करना चाहिए। सभी नौजवान इसका स्वागत कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत करने में कोई दिक्कत नहीं है। एसएन सिंह भी कर लेंगे, वाजपेयी साहब भी कर लेंगे, मैं खुद भी कर रहा हूं। स्वागत करने में समस्या नहीं है। समस्या यह है ना कि आप बात को आजादी तक लेके गए थे। आजादी के बाद से पिछले लगभग 30-32 साल से आप प्रदेश में नहीं हैं और कुछ प्रदेशों में आप अभी भी सरकार में हैं। विपक्ष या सत्ता में बैठी पार्टी ये पूछ रही कि यहां के लिए तो ये घोषणा है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो पा रहा जहां सरकार में है? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के राज में सूचना क्रांति लाई गई तो उसके बाद
क्या आलम हुआ कि जो 10th-12th करने के बाद भी नौजवान जिसकी अच्छी इंग्लिश थी उसको भी बुला बुला के नौकरियां दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे में दी गई। हम एक पहल फिर से कर रहे हैं, क्यों नौजवानों को मुख्य धारा में लाया जाए, जो गांव में रहता है, जो देहात में रहता है, जो कस्बे अभिमन्यु में जी, रहता है, जो शहर में रहता मैं है। इस पहल पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये पहल वहां पर क्यों नहीं है जहां आप ऑलरेडी सरकार में है। वहां आपने कर दिया होता, कर दिखाया होता या कर रहे होते तो लगता है कि हाँ, यहां पर आप पहल कर रहे हैं, आपके एक वाजिब पहल है और आप करेंगे। एसएन सिंह, एक पहल हो रही है घोषणा के जरिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? भरोसा होगा लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, जवाब आप उनका दे भी रहे थे। आप देखे होंगे देश के कई प्रदेशों में इनकी सरकार है। अगर वहां कुछ करके यहाँ पे आते तो लोगों को एक भरोसा होता, एक उम्मीद होती कि ये वहां पे ऐसा किए और यहाँ पे ऐसा करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका कोई जनाधार है नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हम कई 100 करोड़ नौकरी देंगे। क्योंकि आपको आना नहीं है तो आप कुछ भी कह सकते हैं जनता को, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए, पंजाब में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मादक द्रव्यों की सबसे ज्यादा तस्करी है। देखेंगे राजस्थान में महिलाओं के सबसे ज्यादा अत्याचार है। लिहाजा आप उत्तर प्रदेश की केवल बात कर रही हैं। इस समय चुनाव का समय है, तो चुनाव में राजनीतिक पार्टियां ऐसे करती हैं और इनके पार्टी के लोग उसका स्वागत करेंगे। प्रदेश की जनता इसका स्वागत नहीं करेगी और दूसरी पार्टियां भी नहीं करेंगी, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम किया नहीं। रही बात आजादी के समय से लेकर आज तक आप जो है देश को गुमराह करते रहे इसी बात को लेके कि हम रोजगार देंगे। आप देखे होंगे सबसे ज्यादा खुदकशी इन्हीं के समय में किसान भी करते थे। महाराष्ट्र में बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी खबर दिखाया जाता था। लिहाजा कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है बिल्कुल एक कोरा कागज है। जैसे बचपन में बच्चे स्वतः ही जहाज बनकर और ये सोचते हैं कि मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा उड़ नहीं पाते हैं। एक ख्याली पुलाव, हम तो इसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। आप देखे होंगे हमने जो बुनियादी ढांचे में बदलाव किया, हमने जो विकास के कार्य किया है, आज उसके माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। अपने जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भी जनता के बीच में गए और हमने बताया कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमने किस तरह से बिजली देने का काम किया, किस तरह से हॉस्पिटल देने का काम किया, 5 लाख रोजगार देने का काम किया। जो ऐसे बदलाव हैं, जो आज अपराधी हैं वो दफ्ती लगाकर किस तरह से थाने में घसीटते हुए आते हैं, या तो वो जेल में है या तो कहीं और का सफर कर रहे हैं। जो आबो हवा है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। प्रदेश की जनता बड़े स्वच्छता से सांस ले रही है। प्रदेश में जो अपराधी गुंडा राज 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से था वो भी बिल्कुल तरह से छट गया है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जिसे युवाओं से पूछकर ही घोषणाओं में तब्दील किया गया है, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? क्यों आखिर अभिमन्यु त्यागी के इस दावे में हम न माने कि दम है कि अगर उन्होंने एक अच्छी पहल की है तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए? हर पार्टी महिलाओं के लिए घोषणा करे, युवाओं के लिए घोषणा करे। देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं सिंह साहब, तो उन्होंने बड़े सारे प्रश्न चिन्ह उठाए। उसमें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत कहते हैं, सूप बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अपने वादों की भूल जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए सिंचाई फंड से निकाल करके देंगे, आज तक उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि महिला श्रमिकों के, और साथ में इनके घोषणा पत्र में भी था, महिला श्रमिकों के हितों के लिए राज्य स्तर पर समिति गठित करने के वादा किया था इन्होंने, आज तक कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि असंगठित जो श्रमिक होते हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा योजना लागू करने के लिए कहा था, आज तक कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया इन्होंने साथ में कहा था कि मदन मोहन, जो अपने देश की संस्कृति है, संस्कृत भाषा, इन्होंने कहा था महामना मदन मोहन मालवीय नाम से हम संस्कृत विद्यालय बनाएंगे, उसका कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति का देंगे, ठीक है, उसका कुछ नहीं हुआ। इन्होंने और तो और छोड़िए साहब, इन्होंने बोला हुआ था, एक मेरे पास अभी भी है, महिलाओं बेटियों के लिए बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जो है, हत्या लूट सबको कम करने के लिए इन्होंने ऊधा देवी झलकारी बाई
बटालियन और अवंती बाई बटालियन बनाने का कहा था, अब तक कुछ नहीं किया। इन्होंने कितने रोजगार देने के लिए बोला था ये तो सभी जान रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने 4.5 लाख रोजगार की बात करते थे, 5 लाख आ गए साहब, और 5 लाख कहाँ दिए ये सेक्टर इनको पता नहीं है। तो इनसे क्या बात कही जाए। और क्योंकि ये तो 5 साल कुछ काम कर नहीं पाए, जब इनसे सवाल पूछो जनता के बारे में तो बगले झांकने लगते हैं। अरे पूछा आपसे गया और गिना रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी का। और जैसा कि आपका प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नहीं, मेरा प्रश्न तो कांग्रेस के लिए था। आपने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा जवाब दे दिया, फिर भूल भी गए कि अभी तक बीजेपी के ही बारे में बोल रहे थे आप। ये स्वप्न में भी इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी सुन तो लीजिए अभिषेक भाई, मेरा सवाल कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर था। बीजेपी का जवाब आपने दे दिया और फिर कह रहे हैं कि आपका सवाल बीजेपी के लिए था। कांग्रेस के घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो आपको भी टारगेट पर रख रहे हैं कि वो आएंगे तब ये हो पाएगा। सुन तो लीजिए। अरे सुन ही रहा हूं सर इतनी देर से। देखिए नेटवर्क कट गया था तो इस वजह से थोड़ा आवाज। बोलिए। पूरा समय इन्हीं को दे दीजिए, आधे घंटे। ठीक है, कोई बात नहीं है। और जैसा कि कांग्रेस की अगर बात कह लें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप समझ सकते हैं कि जब राजस्थान से लोग उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने के लिए आ रहे हैं और उनके गेट पे बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं प्रियंका गांधी जी तब उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही थी, तब वो मिल नहीं पाई, तब आगे की कौन से घोषणा पत्र की इनकी युवाओं की बात की जाए। ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं आप फिर अभिषेक भाई। आपने कहा कि राजस्थान से यहां आ रहे हैं, यहां मिल रहा होगा तभी तो आ रहे होंगे ना। अरे भाई, यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और राजस्थान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि वहां पे राजस्थान में आप हमको रोजगार। यही तो मैं कह रहा हूं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं ना आप। कांग्रेस को भी घेर रहे हैं, बीजेपी को भी घेर रहे हैं। वहां कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो इट मींस यहाँ मिल रहा होगा। इसमें ये तो बीजेपी को। अरे भाई, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में रोजगार थोड़ी ना दे रहे हैं, वहां से तो लोग खुद ही निकाले जा रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी, अभिमन्यु त्यागी जवाब देंगे आपको। अभिमन्यु भाई देखिए, आज जो सारे संस्थान है जिन्हें मोदी जी बेचने में लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बेचने में लग रही है, वो सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए हुए संस्थान है। सेल रेल घेल भय से निर्माण कराए कांग्रेस पार्टी ने। इसी तरह कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। मेरठ बनारस का बुनकर उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी का नक्काशी का उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, आगरा कानपुर का चमड़ा उद्योग, फिरोजाबाद का। ठीक है, ये बहुत कुछ आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को इसी तरीके से घेर रहा है। बहरहाल मैं आप सबको रोक रहा हूं। इस वक्त मुख्यमंत्री उद्यमियों से संवाद कर रहे हैं, सुनाते हैं। गंतव्यों तक आसानी से वायु सेवा का आनंद लिया जा सकता है। हम लोग वर्तमान में 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहे हैं और यही नहीं, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला स्टेट होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम लोग बना रहे हैं। कुशीनगर का एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुका है। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लखनऊ और वाराणसी के एयरपोर्ट पहले से क्रियाशील है। अलग पूरे प्रदेश में हमने वायु कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने का कार्य किया है। मेडिकल क्षेत्र में भी ये वही उत्तर प्रदेश है जहां की स्वास्थ्य सेवाओं को हमेशा प्रश्न खड़ा होता था। आज हम सब जानते हैं कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में 33 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये 33 में से भी हम लोग 17 तो क्रियाशील कर चुके हैं, यानी इन पर इसमें प्रवेश भी प्रारंभ हो चुके हैं। शेष पर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की व्यवस्था है, यह भी हम लोगों ने इन 5 वर्षों के अंदर प्रदेश की नई कार्य पद्धति को दिखाते हुए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया। उत्तर प्रदेश में पावर की सप्लाई आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, आप अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था है। आपके साथ स्वयं भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आपने उनकी दिनचर्या को देखा होगा। विद्युत के अभाव में उनके कार्य पद्धति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी महसूस किया होगा। लेकिन आज बिना भेदभाव के 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। पहले यही उत्तर प्रदेश था,
जिसमें 2 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली मिलती थी और कब बिजली आएगी कोई पता नहीं था। लेकिन ये आज उत्तर प्रदेश में हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। हर घर नल की योजना में अब तक 30,000 गांवों में पानी की व्यवस्था हम लोग घर घर नल तक कर रहे हैं और इसको हम लोग शीघ्र 50,000 गांवों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य करने का हो या अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने का हो, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का हो, प्रदेश के परंपरागत उद्यम एमएसएमई को प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर बढ़ा करके इसको तकनीक के साथ जोड़ने, इसको मार्केट के साथ जोड़ने, इसको बेहतरीन सुविधाओं से युक्त करके इसके प्रमोशन का हो, ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर व्यवस्थित रूप में किए गए और हमें बताते हुए प्रसन्नता है ये वही उत्तर प्रदेश है आज इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही मिलता है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का, इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण कार्य भी हमारे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क भी हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, टॉय पार्क के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क के निर्माण की कार्य को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। और न केवल हम लोगों ने सामान्य दिनों में यहां पर बेहतरीन निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया है, बल्कि कोरोना कालखंड में भी 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में लगती है कोरोना कालखंड के दौरान। ये आप सभी उद्यमियों के द्वारा जो एक बेहतरीन वातावरण निवेश का प्रदेश के बारे में बनाया गया, उसका परिणाम है कि देश के अंदर अगर निवेश के कोई 2 गंतव्य चुनने होंगे उसमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। और हर देश और दुनिया का बड़ा उद्यमी और निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कानून का राज होगा ही नहीं बल्कि है, यह एक संकल्प लिया और उस संकल्प के साथ सबको जोड़ने का कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार के इन कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आभारी हूं आप लोगों का। उत्तर प्रदेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए आप लोगों ने जो रुचि ली, जो बातें मेरे सामने आई हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, प्रदेश के उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठकें निरंतर होनी चाहिए, मेरी भी हार्दिक इच्छा है। हम सब जान रहे हैं हमारी सरकार 5 साल का कार्य अपना पूरा करने जा रही है, लेकिन 5 साल में से हमारी सरकार को सही मायने में अगर कार्य करने के लिए मिला तो 3 साल ही मिले। 2 साल तो कोरोना जैसी महामारी ने हमारी सरकार के कार्य को ब्रेकर का काम किया, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन का भी मॉडल देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और मैं आभारी रहूंगा आप सबका कि आप लोगों ने जो सकारात्मक वातावरण दिया है। आप में से हर एक उद्यमी और प्रबुद्ध जन अपने आप में एक संस्था है। इस सकारात्मक वातावरण को इस दौर में भी हमें और आगे बढ़ाना होगा। आप में से हर एक व्यक्ति को आज एक संस्था का रूप लेकर के प्रदेश के सकारात्मक वातावरण, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए, और जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम यहां की प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें, उत्तर प्रदेश को हर एक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ा करके देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस सकारात्मक वातावरण और सुरक्षा का बेहतर माहौल प्रदेश के प्रत्येक उद्यमी को, प्रत्येक नागरिक को दे सकती है। और उसके लिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूं कि आप में से हर उद्यमी अगर अपने अपने स्तर पर भी वर्चुअल माध्यम के साथ और अपने स्वयं की संस्थाओं के माध्यम से भी एक फिजिकल उपस्थिति के माध्यम से उनको एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएगा, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल सुरक्षा का बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर देगी, बल्कि दे रही है, यह आगे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में समृद्धि का द्वार खोलने में भी इसे मदद मिलेगी। और इसके लिए आप सबका सकारात्मक सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आपकी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आती हुई दिखाई दे, जो प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की भारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस सकारात्मक वातावरण को हम लोग निरंतर न केवल स्वयं अपने संस्था में संवाद बनाकर वर्चुअल माध्यम से भी प्रत्येक नागरिक के बीच सकारात्मक माहौल को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं आपको सुरक्षा और समृद्धि के इस अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का पूरा आश्वासन देता हूं और पूरा विश्वास भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री ने तमाम उद्यम संघ के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा कि हमने एक सुरक्षा का माहौल कायम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि दरअसल जो पहले की स्थिति थी उससे हमने एक बेहतर माहौल बनाने का काम किया है। बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। उसके साथ साथ भविष्य में हमारी सरकार जब फिर से आएगी तो उन योजनाओं को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ में सुरक्षा का माहौल और भी बेहतर बनाएंगे।